जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज के इस 5 मिनट के फटाफट ज्ञान में हम बात करेंगे इंटरपोल के बारे, बिकॉज ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। नाउ हम इंटरपोल की बात करें तो पहले तो हम इसको बात को समझे कि इंटरपोल क्या है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 195 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इंडिया। ये एक इंटरनेशनल यानी कि इंटरपोल का जो नाम है वो वास्तव में क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरपोल क्या करता है? जाहिर सी बात है कि इंटरपोल इन 195 मेंबर कंट्रीज की पुलिस एजेंसीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, ताकि जिस तरह के संगीत अपराध हम दुनिया में देख रहे हैं वो कम हो सके, और ये जो दुनिया है और जो लोग हैं, जो समाज है, वो एक सेफ सुरक्षित माहौल में रह सके। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो आइडिया जो इंटरपोल का आता है वो आता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, जो कि फ्रांस के मोनेको में हुई थी अप्रैल 1914 में। लेकिन क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इस करके इस आइडिया को ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करा गया। मीटिंग तो अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल थी। ये जो आइडिया यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी का यहाँ पे जो स्थापना करने की बात करी जा रही थी, बट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 इस आइडिया को अभी होल्ड पे रखना पड़ा। तो वास्तव में जो स्थापना होती है इंटरपोल की वो होती है 1923 में। इंटरपोल का पहले नाम क्या था? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। अब ये जो आइडिया है एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बॉडी का, यह आइडिया पहली बार दिया था डॉक्टर जोहानिस शोबर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट थे वियना पुलिस के। ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वहां पे इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। शुरुआती साल में बहुत कम मेंबर कंट्रीज थे इसमें, यानी कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहली स्थापना में सिर्फ 19 कंट्रीज थे। लेकिन आज हम जैसे देख सकते हैं 195 मेंबर कंट्रीज इंटरपोल में जुड़ चुके हैं। एम क्या था आईसीपीसी का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का? वो ये था कि म्यूचुअल असिस्टेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है डिफरेंट पुलिस एजेंसीज के बीच में, जो मेंबर नेशंस इसका हिस्सा हैं, जो मेंबर नेशंस इंटरपोल का हिस्सा हैं। अब आपको यह पता हो कि 89th जनरल असेंबली, तो ये 89th जनरल असेंबली मीटिंग 2021 में हुई थी। उस मीटिंग में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, जो कि आपके साउदर्न पैसिफिक रीजन में आता है ये एरिया, तो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया बना इंटरपोल का 195th मेंबर कंट्री। ठीक है, इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो लियोन में है। लियोन कहां पे है? फ्रांस में है, राइट। ये लार्जेस्ट अपने आप में आज के टाइम पे इंटरपोल लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। यह भी आपको पता हो कि जो 90th जनरल असेंबली था इंटरपोल का, वो मीटिंग भारत में हुई थी, जो कि सीबीआई के द्वारा प्रिसाइड करी गई थी। और ये जनरल असेंबली मीटिंग भारत में आज से 25 साल पहले हुई थी। तो उसके बाद ये मौका भारत को सौभाग्य मिला, 25 सालों में दूसरी बार सौभाग्य मिला कि ये मीटिंग भारत में हुई। प्रिसाइड इसको सीबीआई के द्वारा करा गया था। अब जनरल असेंबली की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बातें इंटरपोल से जुड़ी हैं, प्लीज नोट करें, सीरियसली इस बात को सुने। जनरल असेंबली में यानी कि अब 195 मेंबर्स हैं, तो जनरल असेंबली में एक डेलीगेट हर एक कंट्री का होगा। ये इंटरपोल की सबसे बड़ी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इंटरपोल के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो उसके प्रधान सचिवालय यानी कि जनरल सेक्रेटेरिएट के द्वारा अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, यानी कि जो प्रधान सचिव हैं, उनके गाइडेंस के अंदर जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो करे जाते हैं। अब जो प्रधान सचिव हैं यानी कि सेक्रेटरी जनरल, वो 5 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स आ गए? 195 मेंबर्स आ गए इंटरपोल के, तो वो इलेक्ट करते हैं प्रधान सचिव को। अब जो प्रधान सचिवालय है यानी कि सेक्रेटेरिएट, वो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है। इस सचिवालय में सेक्रेटरी जनरल के अलावा और भी काफी कर्मचारी होते हैं, जो कि पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है? लियोन में। लियोन कहां पे है? फ्रांस में। अब हर एक देश में इंटरपोल का एक एजेंसी होती है, एक और दफ्तर होता है, एनसीबी यानी कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का। और ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ये हर एक देश में होता है, जो देश इंटरपोल का मेंबर है। ये बनता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर वन जनरल सेक्रेटेरिएट, जो कि प्रधान सचिवालय है, जो कि लियोन्स में है, फ्रांस में, और जो बाकी नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज हैं ऑफ द अदर मेंबर नेशंस।
अब हर एक देश में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा जो इंटरपोल का मेंबर है, और वो चलाया जाएगा उस देश के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, यहां पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंटरपोल का। जनरल असेंबली, ये सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जनरल सेक्रेटेरिएट, डे टू डे ऑपरेशंस यहां पे कंडक्ट किए जाते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस यहां पे मैनेज किए जाते हैं। देन यू हैव योर एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अब जैसे आपको मैंने बताया, ये हर एक मेंबर नेशन के पास ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा जो कि उसी देश के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा रन किए जाएंगे। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे एडवाइजर्स, कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स, जिसको CCF भी कहते हैं। देखिए, आज के टाइम पे अपराध बहुत संगीन हो रहे हैं और अपराधी जो है, कहा जाता है कि पुलिस से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हर एक पुलिस एजेंसी की, चाहे वो भारत में हो या चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो बांग्लादेश में हो या चाहे वो किसी और देश में भी क्यों ना हो, पर्पस क्या है, मकसद क्या है? कानून की व्यवस्था को स्थिर रखना, स्टेबल रखना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्राइम को एनालाइज करें या आतंकवाद को एनालाइज करें, तो बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक ऐसी एजेंसी हो जो कि कोऑर्डिनेट कर सके ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। तो ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म इंटरपोल यहां पे हमको प्रोवाइड करता है। तो इंटरपोल इनेबल करता है पुलिस एजेंसीज ऑफ दीज 195 कंट्रीज कि वो एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, चाहे एक देश का दूसरे देश के साथ डिप्लोमैटिक संबंध नहीं भी है। तो यानी कि मान लीजिए भारत का किसी XYZ कंट्री के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, डिप्लोमैटिक संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देश भी इंटरपोल का मेंबर है और भारत भी इंटरपोल का मेंबर है, तो ये मौका मिलता है भारत को और भारत की पुलिस एजेंसीज को तालमेल करने का, कोऑर्डिनेशन करने का विद द अदर मेंबर नेशंस। 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं इंटरपोल के, जैसे काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन। ये 4 मेन कैटेगरीज ऑफ ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं विच आर रन बाय द इंटरपोल। नाउ, अब आपको पता हो कि इंटरपोल टारगेट करता है सीरियस इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, जो भगौड़े होते हैं। जैसे अगर हम मेहुल चोकसी की भी बात करें, उनके खिलाफ भी पीछे रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया था और बाद में अभी रिसेंटली मार्च 2023 में न्यूज आई थी कि रेड कॉर्नर नोटिस उनके अगेंस्ट विड्रॉ कर लिया गया था। अब फ्यूजिटिव्स हैं, भगौड़े हैं, जिन्होंने बहुत सीरियस अपराध कमिट करे हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग के हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, मर्डर हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो इस तरह के क्राइम्स को यहां पे डील करने के लिए इंटरपोल बिल्कुल सक्षम है। अब उसके अलावा आपको यह भी पता हो कि इंटरपोल अपने आप में, उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है और इंटरपोल के जो कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी सस्पेक्ट को या किसी मुजरिम को या किसी कैदी को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी नेशनल अथॉरिटी के अप्रूवल के। यानी कि जब तक जो मेंबर नेशन है ऑफ द इंटरपोल, लेट्स से इंडिया, तो इंटरपोल के पास यहां पे पावर नहीं है कि वो मेहुल चोकसी को अरेस्ट करें बिना इंडिया की परमिशन से। यह बात आपने समझनी है। अब यहां पे एक पोर्टल है इंटरपोल का विच इज I24/7। ये जो पोर्टल है इंटरपोल का, ये क्या करता है, ये जो मेंबर नेशंस हैं इंटरपोल के, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो वांटेड पर्संस की लिस्ट हो या चाहे वो स्टोलन गाड़ियां हो या चाहे वो स्टोलन एंड लॉस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो या चाहे वो डेटाबेस हो अपराधियों के DNA और फिंगरप्रिंट्स का। तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं इंटरपोल के, वो इस I24/7 पोर्टल के राही कोऑर्डिनेट करते हैं और ये सब डेटा मेंबर नेशंस के साथ शेयर करते हैं। तो इंटरपोल के यहां पे नोटिसेस आ जाते हैं, रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, द कलर्ड नोटिसेस, रेड कलर्ड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, पर्पल। अब यहां पे अगर हम सम अप करें इंटरपोल के बारे, तो ये बात समझें कि इंटरपोल अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। इंटरपोल को डिजाइन किया गया है कि कैसे वो मेंबर नेशंस के पुलिस फोर्सेस को असिस्ट कर सकते हैं, ताकि जो तालमेल है ग्लोबल लेवल पे पुलिस एजेंसीज के बीच में वो और बेहतर हो सके। फिर कहूंगा, याद रखें, इंटरपोल अपने आप से एक्शन नहीं ले सकता। इंटरपोल के पास पावर नहीं है किसी कैदी को, किसी भगौड़े को अरेस्ट करने के लिए बिना मेंबर नेशन के अप्रूवल के। तो ये मेहुल चोकसी की अगर हम बात करें, तो पीछे न्यूज में आया था रेड कॉर्नर नोटिस के बारे। तो रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ करा गया मेहुल चोकसी के अगेंस्ट मार्च 2023 में। रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के फेवर में 2018 में इशू करा गया था। मेहुल चोकसी, आपको पता होगा, ये डायमंड मैग्नेट है, बहुत बड़ा इनका व्यापार है। PNB स्कैम में, जो कि 13,500 करोड़ का स्कैम था, PNB घोटाले में इनका नाम आया था। अब भगौड़े हैं, फ्यूजिटिव हैं। तो रेड नोटिस क्या होता है? तो रेड नोटिस इंटरपोल की परिभाषा कहती है, इज अ रिक्वेस्ट टू लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट अ पर्सन जो अभी जिसकी एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग है, सरेंडर और सिमिलर लीगल एक्शन।
ठीक है। अब जो विड्रॉल हुआ है रेड कॉर्नर नोटिस का अगेंस्ट मेहुल चोकसी ना, अब ये मार्च 2023 की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेहुल चोकसी अब ट्रैवल कर सकता है दुनिया भर में कहीं पे भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, लेकिन क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के अगेंस्ट विड्रॉ हो चुका है, वो भारत में ट्रैवल नहीं कर सकता, बाकी दुनिया भर में कहीं भी वो ट्रैवल कर सकता है। तो सीबीआई ने अपील करा है कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल सीसीएफ को कि इस रेड कॉर्नर नोटिस के स्टेटस को फिर से रिस्टोर किया जा सके। रेड कॉर्नर नोटिस जो कि विड्रॉ किया गया है, ये इसका स्टेटस फिर से रिपील हो। लेकिन सीसीएफ अपने आप में इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव डोमेन में काम नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिसीजंस मेड बाय इंटरपोल। सो दोस्तों, ये इंटरपोल के बारे यहां पे क्विकली हमने 10 मिनट में बातें समझी। नाउ बिफोर आई लीव आई मस्ट लेट यू नो, हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है दोस्तों प्रीलिम्स 2023 के लिए। बहुत कम समय रह चुका है और इस वक्त बच्चे अक्सर रिवीजन के लिए बहुत घबरा जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं और उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती है और इस वक्त तरह तरह के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं। तो यदि आप अपने ये 4 हफ्ते, आने वाले 4 हफ्ते एक डिसिप्लिन तरीके से और बहुत जल्द समय में रिवाइज करना चाहते हैं अपने सारे के सारे यूपीएससी के प्री सिलेबस को, आइए इस रैपिड रिवीजन कोर्स में जुड़िए। बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में जुड़ चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं। इस कोर्स की कीमत है 4200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रति सब्जेक्ट यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। तो लगभग 1500 टॉपिक्स 50 घंटों में रैपिड तरीके से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और यदि आप पूरा रैपिड रिवीजन कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके सामने है। यदि आपको मेरा पढ़ाया आईआर अच्छा लगता है तो आप चाहें तो आईआर का इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन कोर्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ। बताएं स्लीपी क्लासेस के बारे कि कितना हम काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक हम बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। बाकी दोस्तों, विदा लेता हूं, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोज में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।